विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन किया था। आज हम कुछ प्रमुख समष्टि मूलक माप मैक्रो इकोनॉमिक मेजरमेंट का अध्ययन करेंगे, जो आगे जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो बार बार हमारे सामने आएंगे। उनमें जो हम सबसे पहले लेंगे, सबसे पहला है वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति। इसको इंग्लिश में रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या रियल जीएनपी भी कहा जाता है। मौद्रिक जीएनपी अर्थव्यवस्था की एक वर्ष में कुल उत्पत्ति का प्रचलित कीमतों पर माप होती है। यानी मौद्रिक का मतलब है कि आज जो कीमतें प्रचलित है उन कीमतों के आधार पर पूरे एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जितनी भी उत्पत्ति हुई है उनका वर्तमान कीमतों पर माप ही मौद्रिक जीएनपी होता है। वास्तविक जीएनपी के आकलन में कुल उत्पत्ति का मूल्य एक आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात किया जाता है। हम एक आधार वर्ष मान लेते हैं और उस आधार वर्ष के आधार पर उनके मूल्यों को ज्ञात करते हैं। भारत में ये आधार वर्ष पहले 1993-94 था, बाद में इसे बदलकर 2004-05 और वर्तमान में 2011-12 कर दिया गया है। वास्तविक जीएनपी की सहायता से एक देश में वास्तविक या भौतिक उत्पत्ति के परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। इसका उपयोग करके हम 2 वर्षों के बीच एक देश की आर्थिक प्रगति को ज्ञात कर सकते हैं एवं 2 देशों की आर्थिक प्रगति की भी आपस में तुलना कर सकते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे जब हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे उस समय हमारी समझ में आएगा कि वास्तविक जीएनपी क्या है और इसका क्या महत्व है। ये आपके सामने सारणी दे रखी है मैंने। भारत में बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय के अनुमान 1950-51 से लेकर के और 1916-17 तक के, ये इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है। इसमें देखिए पहले लिखा है 2004-05 की सतत कीमतों पर राष्ट्रीय आय, तो 2004-05 की श्रृंखला के आधार पर, और फिर वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय, तो 1950-51 से लेकर के और 2011-12 तक हम देख रहे हैं कि 2004-05 की कीमतों के आधार पर भी हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तथा साथ ही वर्तमान कीमतों पर भी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। फिर हम लेते हैं 2000 नई श्रृंखला 2011-12 के आधार पर। तो जब हम 2011-12 के आधार पर लेते हैं तो ये देखिए, इन दोनों में देखिए आप 2011-12 87,55,188 करोड़ रुपए और वर्तमान कीमतों पर भी 87,55,188 करोड़ रुपए। यानी जिस वर्ष को हम आधार वर्ष लेते हैं उस वर्ष की मौद्रिक जीएनपी और रियल जीएनपी दोनों ही बराबर होगी। उसके बाद में जो है उसकी जो है कीमतों के आधार पर, अब जो 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17 में 2011-12 की कीमतों के आधार पर ली गई है, जो इसमें नई श्रृंखला 11-12 के नीचे लिखे हुए हैं, और वर्तमान कीमतों के आधार पर इससे आगे वाले कॉलम में दिए हुए हैं। तो देखिए 87,55,188, 87,55,188 2011-12 में वास्तविक जीएनपी और मौद्रिक जीएनपी दोनों ही समान है। 13-14 में फिर देखिए वास्तविक जीएनपी और मौद्रिक जीएनपी में अंतर है। वास्तविक जीएनपी है 98,813 करोड़ रुपए, जबकि मौद्रिक जीएनपी है 1,12,05,169 करोड़ रुपए। देखिए कितना अंतर आ गया है ना। ये अंतर इसलिए आया है कि हम जब वास्तविक जीएनपी की गणना करते हैं तो किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मानकर उस वर्ष की कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जो हमें वास्तविक रूप से ये बताती है कि हमारी जो है कुल उत्पत्ति है उसमें वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। अगर हम वास्तविक जीएनपी को देखें तो ये 87 लाख से 98 लाख हो गई, फिर 1 करोड़ हो गई। और अब देखिए 15-16 में वास्तविक जीएनपी 1,05,27,936 रुपये से घट करके 99,46,287 रुपये हो गई है। तो 14-15 की तुलना में 15-16 में हम कह सकते हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय घटी है। जबकि अगर इसके आगे हम मौद्रिक आय को देखें तो मौद्रिक आय भी घटी है, 1,24,98,662 से घट करके 1,20,83,093 करोड़ रुपए हो गई है। तो इससे हमें वास्तविक जीएनपी देखने से हमें ये पता चलता है
कि किन वर्षों में हमारी राष्ट्रीय आय वास्तव में कम हुई है और किन वर्षों में नहीं हुई है। इसके बाद आते हैं हम नई समष्टि मूलक माप है सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति का डिफ्लेटर, जीएनपी डिफ्लेटर बोलते हैं इसको। ये एक प्रकार का कीमत सूचकांक होता है जो सामान्य कीमत स्तर को मापता है। इसे अव्यक्त कीमत सूचकांक कहा जाता है। ये जीएनपी डिफ्लेक्टर निकालने का सूत्र है। इसमें मौद्रिक जीएनपी में वास्तविक जीएनपी का भाग देते हैं। अगर हम वास्तविक जीएनपी मौद्रिक जीएनपी में वास्तविक जीएनपी का भाग देते हैं और जो आधार वर्ष है उस आधार वर्ष में जीएनपी डिफ्लेक्टर 1 आएगा। जैसे अभी मैंने पीछे वाली टेबल में आप लोगों को बताया था 2011-12 की कीमतों के आधार पर जो 87 लाख रुपए जो आ रही थी हमारी मौद्रिक जीएनपी और वास्तविक जीएनपी, तो यहाँ अगर हम 87 लाख बटा 87 लाख लिखेंगे तो इजिकल टू 1 आएगा। तो जीएनपी डिफ्लेटर में जिस वर्ष को हम आधार वर्ष लेते हैं उसका डिफ्लेटर 1 होगा और उससे आगे के वर्षों में हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी समय मौद्रिक जीएनपी पता करनी है तो हम वास्तविक जीएनपी में जीएनपी डिफ्लेटर का भाग देकर के भी मौद्रिक जीएनपी प्राप्त कर सकते हैं। यह सीधा ही प्रचलित भावों पर जीएनपी डिफ्लेटर व स्थिर भावों पर जीएनपी से निकाले जाने के कारण अव्यक्त कीमत सूचकांक कहलाता है। अतः हमें ये पता चलता है कि जीएनपी डिफ्लेटर कीमत सूचकांक का काम करता है। इसका मुद्रास्फीति का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत ही उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट माप लेते हैं मुद्रास्फीति की दर। भारत में या कई अन्य राष्ट्रों में मुद्रास्फीति की दर को 2 आधारों पर ज्ञात किया जाता है। एक तो थोक भाव के आधार पर और दूसरा उपभोक्ता मूल्य के आधार पर। थोक मूल्यों के आधार पर ज्ञात की जा सकती है जिसमें हम कुछ चुनी हुई वस्तुओं के थोक भाव लेते हैं। उन थोक वस्तुओं को लेते हैं जिनका व्यापार किया जाता है। यह साप्ताहिक सूचकांक होता है। इसके अनुसार मुद्रास्फीति की दर 2 तरह से ज्ञात की जा सकती है। एक तो बिंदु से बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट तक तुलना करके, जैसे 12 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाले सप्ताह के सूचकांक की इसी तरह के 13 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाले सप्ताह के सूचकांक से तुलना करके। और दूसरे पूरे वर्ष भर हम ले सकते हैं, जैसे 2019-20 के 52 सप्ताहों के औसत सूचकांक की 2020-21 के 52 सप्ताहों के औसत सूचकांक से तुलना करके। दोनों के परिणामों में अंतर पाया जा सकता है। फिर दूसरा हम लेते हैं उपभोक्ता मूल्यों के आधार पर। भारत में आजकल अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रतिमाह घोषित किए जाते हैं। इनमें जीवन व्यय की लागत के परिवर्तन ज्ञात किए जाते हैं। ये स्थिर टोकरी के सिद्धांत पर आधारित है, फिक्स्ड बास्केट के आधार पर। ये पारिवारिक बजट के आधार पर भार छांट कर बनाए जाते हैं, यानी भार वेटेज दिया जाता है। ये सूचकांक स्थिर जीवन स्तर की अवधारणा पर आधारित होते हैं। श्रमिकों व आम उपभोक्ताओं के लिए इनका महत्व ज़्यादा होता है। यह बिंदु से बिंदु के आधार पर और 12 महीनों के औसत के आधार पर, दोनों ही आधार पर ज्ञात किए जा सकते हैं। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के अध्ययन में ज़्यादातर उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को, जिनको हम सीपीआई भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका आम जनता के जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब हमने मुद्रास्फीति 2 आधार पर मापी जाती है, लेकिन मुद्रास्फीति क्या है? जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो जाता है, यानी जब मांग मान लीजिए पूर्ति की तुलना में ज़्यादा हो जाती है या पूर्ति मांग की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, दोनों स्थिति में असंतुलन होता है। हम बीए फर्स्ट ईयर में मांग और पूर्ति में पढ़ चुके हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती है ना, मांग और आपूर्ति में, यानी अगर मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ जाती है। कीमतों में इस निरंतर वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में भी मुद्रास्फीति
दो आधार पर ज्ञात की जाती है, जैसा कि ऊपर बताया था मैंने। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI कहते हैं इसको हम। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में ही असंभव होता है, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं होती है, तो किन किन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का हम पता लगाएंगे। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसके पश्चात हम एक आधार वर्ष तय कर देते हैं, जिसके सापेक्ष में वर्तमान मुद्रास्फीति को माप लिया जाता है। फिर हम आते हैं बेरोजगारी की दर पे, कि बेरोजगारी की दर किस प्रकार से निकाली जा सकती है। बेरोजगारी की दर बेरोजगारों का श्रम शक्ति से अनुपात होता है। श्रम शक्ति में रोजगार में लगे श्रमिकों एवं बेरोजगार व्यक्ति दोनों को शामिल किया जाता है। तो श्रम शक्ति में सिर्फ रोजगार में लगे व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं, दोनों ही शामिल होते हैं, जो रोजगार में लगे हुए हैं और जो बेरोजगार हैं। उनका बेरोजगारों की संख्या में श्रम शक्ति का भाग दे करके और उससे 100 गुणा करके हम बेरोजगारी की दर का पता लगा सकते हैं। इसके पश्चात हम श्रम शक्ति की भागीदारी की दर भी पता कर सकते हैं, कि श्रम शक्ति जो है उसकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी कितनी है। तो उसके लिए हमें श्रम शक्ति में प्रौढ़ जनसंख्या का भाग देकर उसे 100 से गुणा करना होता है। अमेरिका में 16 वर्ष से अधिक की आयु के लोग इस प्रौढ़ जनसंख्या में शामिल होते हैं। भारत में इसकी आयु 18 वर्ष मानी जाती है। अब एक ही उदाहरण है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जून 2020 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक घोषित किया था 14 जुलाई 2020 को, PIB दिल्ली में। तो उसमें आप अब इसको देखिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ने जून 2020 अनंतिम यानी टेंटेटिव और अप्रैल 2020 यानी अंतिम फाइनल के लिए थोक मूल्य सूचकांक WPI जारी किया है। थोक मूल्य सूचकांक के अनंतिम आंकड़े देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किए जाते हैं और हर महीने की 14 तारीख या अगले कार्य दिवस को जारी किए जाते हैं। मान लीजिए अगर 14 तारीख को रविवार आ जाता है तो सोमवार को अगले दिवस जारी किए जाएंगे। 10 सप्ताह के बाद सूचकांक को अंतिम रूप दिया गया और अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। 10 सप्ताह के बाद सूचकांक को अंतिम रूप दिया गया और ये अंतिम आंकड़े जारी किए गए। वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून 2020 के दौरान जून 2019 की तुलना में -1.8% अनंतिम रही यानी टेंटेटिव रही, जबकि इससे पिछले साल इसी महीने ये 2.02% थी। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि माइनस में रही है, यानी थोक मूल्य सूचकांकों के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर इस वर्ष घटी है -1.81%। ये आंकड़े हैं WPI आधारित सूचकांक और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के। ये देखिए, अप्रैल 20, मई 20 के अनंतिम, जून 20 के अनंतिम, अनंतिम यानी टेंटेटिव, और अप्रैल के इन्होंने अंतिम दे रखे हैं। तो इसमें प्राथमिक वस्तुएं शामिल की गई है। सभी जिन्स 100 लिए गए हैं, 100 का वेटेज। प्राथमिक वस्तुएं 22.6, ईंधन बिजली 13.2, विनिर्माण उत्पाद 64.2। तो अगर हम इन सब का टोटल करें, देखिए 22.6 प्लस 13.2 प्लस 64.2, तो ये सभी मिलाकर के 100 होते हैं। सभी जिन्स ऊपर लिखा हुआ है 100। WPI सूचकांक खाद्य से संबंधित 24.4 था और इसके आधार पर जो है इन्होंने मुद्रास्फीति की गणना की है, जो 119.2 पॉइंट इस प्रकार से ये चली है। मई में देखिए ये वापस ये इधर माइनस में बता रहा है, और सभी जिन्सों के आधार पर जून में अंतिम में जैसा अभी बताया था -1.81 रही है। पहले जो ये दो आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें पहले जो आकलित की गई है वो सूचकांक बता रहा है और उसके बाद में जो है वो मुद्रास्फीति की दर को बता रहा है। तो 119.3 सूचकांक है। ये अप्रैल में देखिए 19.2 था, जो बढ़ करके जून में 119.3 हो गया है। तो ये सूचकांक है, जो कुल सूचकांक है वो बढ़ा है, और जो मुद्रास्फीति की दर है वो -1.81% रही है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2020 में 7.59% थी, जबकि फरवरी 2019 में यह आंकड़ा 2.57% था। देख लीजिए 19 फरवरी 19 से लेकर के जनवरी 20 के बीच में लगभग 5% यानी 5% मुद्रास्फीति बढ़ी है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 में खाद्य क्षेत्र की महंगाई घट करके 10.81% रही, जो जनवरी में 13.31% थी। तो खाद्य क्षेत्र की महंगाई भी घटी है। तो इस प्रकार से हमने आज समष्टि मूलक अवधारणाओं के अंतर्गत कुछ समष्टि मूलक माप पढ़े हैं। मुद्रास्फीति की दर कैसे और किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति का डिफ्लेटर क्या है, बेरोजगारी की दर कैसे ज्ञात की जाती है, और वास्तविक एवं मौद्रिक जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति क्या है। तो ये जो अवधारणा है, इनके बारे में कई छोटे छोटे और 2-2 नंबर के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। जीएनपी डिफ्लेटर लिख दिया, रियल जीएनपी लिख दी, है ना, आपसे 2-2 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। बेरोजगारी की दर निकालने का सूत्र क्या है, तो थोक मूल्य सूचकांक या मुद्रास्फीति की दर किस आधार पर ज्ञात की जाती है। तो इस प्रकार के सवाल कई बार एग्जाम में छोटे छोटे पूछे जाते हैं। आप में को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।